पाकिस्तान के ज़िला कसूर के उस नौजवान मुजाहिद की कहानी जिसने इसराइल की सरहदों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी की तमाम तरक्सात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। लंदन की ज़ेरे ज़मीन दुनिया बड़ी दिलचस्प और अनोखी है। हम एनी पार्कर को फरोख्त कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो $1 करोड़ में बआसानी फरोख्त हो जाएगी। कौन खरीदेगा इसे? मैंने हैरत से पूछा। कोई भी एजेंट, बहुत से फाइनेंसर मिल जाएंगे इसके लिए, और इसके बाद की जिम्मेदारियां उनकी होती हैं। यहाँ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। यूरोप और अमेरिका में बहुत से ऐसे खुफिया इदारे काम करते हैं जो कबल अज़ वक्त माल खरीद लेते हैं और उसके बाद वो मुनाफा लेकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। खुदा की पनाह, मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। ये फाइनेंसर कौन लोग होते हैं? क्या ये भी जराइम पेशा ग्रोहों से ताल्लुक रखते हैं? एंड्रयू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, जाहिर है बर्कले यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने वाले नौजवान को जराइम की दुनिया के बारे में तफसील कैसे मालूम हो सकती है? इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? डियर अली, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जायज राय से करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। उमूमन दौलतमंद लोगों और जराइम पेशा अफराद का चोली दामन का साथ होता है। यूं समझ लो कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ भी यही सूरत हाल है। बल्कि यहाँ क्या, ऐसे फाइनेंसर दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में मौजूद हैं। दौलत के हुसूल और खर्च का एक बहुत बड़ा जरिया ये जराइम ही हैं। चुनांचे वहाँ इन फाइनेंसर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। जराइम पेशा अफराद ऐसे कामों में जिनमें उन्हें हुसूल रिज़्क़ का यकीन हो, इन फाइनेंसर्स को शामिल रखते हैं, और ये फाइनेंसर्स बड़ी खुशी से करोड़ों रुपए का सरमाया इन जराइम पेशा अफराद पर लगा देते हैं। रेस, दूसरे जुए, डकैती, अगवा और न जाने कौन कौन से कारोबार हैं। ये फाइनेंसर्स करोड़ों रुपया कमाते हैं। एनी पार्कर को अगर हम अगवा करने में कामयाब हो गए और हमने बराह रास्त मिस्टर मिकाइल पार्कर से रब्ता ना कायम किया, तो किसी भी फाइनेंसर को तफसील बताकर एनी पार्कर की कीमत वसूल कर सकते हैं। एनी को उसके हवाले करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा और वो फाइनेंसर किसी और जराइम पेशा आदमी से एनी की शख्सियत का सौदा कर सकता है, यानी सरमाया उसका लगा होगा और सारा काम वो जराइम पेशा लोग करेंगे। हर फाइनेंसर का अपना अपना एक गैंग होता है। उनके अपने आदमी होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये है सूरत हाल, एंड्रियो ने बताया। बड़ी दिलचस्प और बड़ी ताज्जुब खेज बात थी। मैं काफी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। दफातन मेरे जहन में एक हल्की सी क्लिक हुई और मैंने एंड्रियो की तरफ देखकर पूछा, क्या नाम बताया तुमने? किसका? एंड्रियो ने पूछा। मिस्टर पार्कर का। मैंने दूसरा सवाल किया। मिकाइल पार्कर, एंड्रियो ने बताया। नस्लन क्या है वो? मैंने पूछा। ओहो, एंड्रियो हंस पड़ा। यहूदी, 100% यहूदी, एंड्रियो ने कहका लगाते हुए कहा, और मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई। भाई वाह, ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पी की एक और बुनियाद भी हो सकती है। मिकाइल पार्कर मुकम्मल तौर पर इसराइल नवाज यहूदी है। शायद काफी अरसे पहले कुछ खबरें तुम्हारी निगाहों में गुजर चुकी हों। स्विट्जरलैंड के मिकाइल पार्कर ने इसराइली वज़ीर दिफा को एक बहुत बड़ी रकम पेश की थी एटमी मकासद की तकमील के लिए, और उसका बड़ा चर्चा हुआ था। इसराइल की तरफ से मिस्टर मिकाइल पार्कर को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया गया था। खैर, ये खबर तो मेरी निगाह से नहीं गुजरी, लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी हैं। ठीक है एंड्रियो डियर, मुतमईन रहो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के इस इज्तिमा में मैं कोई खास कारनामा अंजाम दूंगा, लेकिन बहर सूरत अब मेरी कोशिशों में मेरी जाती दिलचस्पियां भी शामिल हो गई हैं। वेरी गुड। इस तरह तो ये बात जाहिर होती है कि मैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं हूँ, वरना तुमसे काम लेने के लिए मुझे सबसे पहली बात यही कहनी चाहिए थी कि एनी पार्कर एक यहूदी लड़की है और उसके बाप मिकाइल पार्कर का शुमार इसराइल नवाजों में होता है। एंड्रियो ने हंसते हुए कहा, और मैं भी मुस्कुराने लगा। तो फिर ये बात तय है कि मैं एनी पार्कर के सिलसिले में तुम्हें तमाम तर तफसीलात मुहैया करता रहूंगा। तुम ये मत समझना अली कि मैं पसे पर्दा रह कर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि 2 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह उन जराइम पेशा लोगों के मुकाबले में जरा जदीद पैमाने पर काम करेगा जिनके साथ बेशुमार अफराद हैं। सूरत हाल यही रहेगी कि एक पसे पर्दा और दूसरा मंजर आम पर, और इस सिलसिले में बेहतर यही रहेगा कि मैं पसे पर्दा रहूं। ओके, मैंने हतमी तौर पर आमादगी का इजहार कर दिया। लंदन के इस खूबसूरत इलाके के उस बंगले में हम बड़े सुकून से रह रहे थे।
रीटा मेरे साथ थी। उसने दूसरे कामों के लिए एक मुलाजमा रख ली थी जो बकौल उसके बड़े एतमाद की औरत थी। अमूमन हम लोग घर में ही रहते थे और एंड्रियो बहुत कम हमारे पास आता था। उस शाम फिर बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल उमड़े आ रहे थे और फिजा में खुनकी बढ़ गई थी। रीटा ने काफी की तजवीज पेश की और मैंने तायद कर दी। बंगले की ऊपरी मंजिल पर हम दोनों आतिशदान के पास बैठ गए। मुलाजमा से काफी के लिए कह दिया गया था। रीटा की निगाहें मेरे सामने की खिड़की के दूसरी तरफ रिम जिम बरसती हुई बारिश को देख रही थी। वो कुछ अफसुर्दा सी नजर आ रही थी। जब खामोशी तवील हो गई तो मैंने उसे मुखातिब किया, भाई रीटा कुछ बोलो, मैं बोर हो रहा हूँ। और रीटा चौंक कर मुझे देखने लगी। बेख्याली के से अंदाज में देर तक देखती रही और फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बोलूं अली, उसका लहजा उदास था। बात करने के लिए किसी मौजू की कैद तो नहीं होती। कुछ उदास हो, क्या सोच रही हो? बड़ी अहमकाना बात, उसने कहा। मुझे नहीं बताओगी? मैंने अपनायत से कहा। नहीं, कोई हर्ज भी नहीं है, मुमकिन है तुम्हें मुस्कुराने का मौका मिल जाए। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो ठीक है, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। इंसान की निगाह क्या चीज है अली? रीटा ने अजीब सी बात कही। बड़ा फलसफियाना सवाल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। है तो सही, फिर भी जवाब दो। मेरे ख्याल में उसके जहन का दरवाजा। मैंने जवाब दिया और रीटा तहसीन आमेज निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बेख्तियार होकर बोली, खुदा की कसम बड़ी सच्ची बात कही है। इतनी जल्दी इतनी उम्दा बात कह देना आसान नहीं है, जबकि सवाल गैर मुतवक्के हो। लेकिन अब मुझे हैरत नहीं है। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम आला तालीम याफ्ता इंसान हो। मैं यही सोच रही थी अली। लोग कहते हैं कि आंखें देखने की हिस्स रखती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बस वो जहन का झरोका है। देखने वाला जहन होता है। खिड़की से बाहर बारिश की दारें हैं, लेकिन इन दारों में हम अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल देख सकते हैं। खाली दीवारें हमारी सारी जिंदगी का अक्स पेश कर सकती हैं। मैं यही सब कुछ देख रही थी। क्यों उदास हो रीटा? मुझे बताओ। मैं एंड्रियो के बारे में सोच रही थी। क्या? मैंने उससे वजाहत चाही। वो मेरा महबूब है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं जो नजर आ रही हूँ फितरतन वो नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए सब कुछ बन गई। बदल लिया है पूरी तरह खुद को। लेकिन इंसान बहुत कम इस हद तक सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन क्या था, क्या बन गया है। जो बन गया है बस वो उसे ही कबूल कर लेता है और फिर उससे और कुछ चाहने लगता है। एंड्रियो, मैं हैरत से चौंक पड़ा। हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता था, उसी तरह जैसे मैं उसे चाहती हूँ। गौर करती हूँ तो अजीब सा एहसास होता है। वो दौलत के पीछे भाग रहा है और बाकी सब कुछ भूल गया है। वो मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया था, शायद कभी वापस ना आता। हालात उसे दोबारा ले आए हैं। ये मजबूरी ना होती तो शायद वो कभी ना आता। आया तो मैं याद आ गई और वो मेरे पास पहुंच गया। और अब वो अपना काम कर रहा है। काम करके फिर चला जाएगा। मुमकिन है जो कुछ कमाए उसमें से मुझे भी कुछ दे दे। क्या चाहत का बदल सिर्फ दौलत है? हरगिज नहीं, मैंने जवाब दिया। बड़े एतमाद से कह रहे हो अली? उसे मेरे जवाब पर हैरत थी। हाँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ रीटा। दौलत इंसानी जिंदगी की अहम जरूरत है, लेकिन मोहब्बत इससे बड़ी जरूरत है। मैं दौलत के हुसूल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं होती। तुम भी किसी को चाहते हो अली? रीटा ने बड़ी अजीब बात पूछी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रीटा, तुम जिन मानों में चाहत का सवाल कर रही हो उन मानों में मैंने किसी को नहीं चाहा। हमारा तर्ज माशरत यूरोप से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ मोहब्बत को एक अब्दी जज्बा समझा जाता है, खा चंद लोग इससे इख्तलाफ क्यों न कर लें, मगर ये उनकी इनफरादियत होती है। कभी किसी को चाहोगे अली? रीटा ने सवाल किया। शायद नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर लिया है और मेरी तमाम चाहतें इस मकसद से मुंसलिक हैं। ये तवील दास्तान है रीटा, बोर हो जाओगी, इसलिए इस मौजू को मत छेड़ो। रीटा ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस तुमने मुझसे मेरी खामोशी के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हें अपने जहन की बात बता दी। मैं एंड्रियो से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे मुस्तकबिल में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों खामोश हो गए थे और वक्त गुजर गया था। बारिश मुसलसल हो रही थी, बल्कि पहले से बढ़ गई थी। सड़कें जल थल हो रही थी। एंड्रियो का ना तो कोई फोन आया था और ना उसके बारे में कोई मालूमात हासिल हुई थी। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सुबह को मैं रीटा के साथ नाश्ता कर रहा था कि दरवाजे से एंड्रियो की आवाज सुनाई दी। हेलो शरीफ लोगो, मुझे खुशी है कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा। गलबन तुम लोग अभी आखिरी मरहल से ना गुजरे होगे। कैसे मिजाज हैं?
وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سامنے ایک پلیٹ کھینچ لی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ بس نہ پوچھو۔ اینڈریو کا لہجہ عجیب سا تھا۔ تم مستقبل تعمیر کر رہے ہو اینڈریو، تاکہ آئندہ ساری زندگی عیش میں گزار سکو، ریٹا نے کہا۔ لیکن اینڈریو نے اس کے طنز کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ناشتے میں مصروف رہا۔ پھر اس نے کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، لیکن میری اس وقت کی آمد تمہارے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہے علی۔ کیوں؟ خیریت؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اینی پارکر پہنچ گئی ہے، اینڈریو نے بتایا۔ کب؟ اب میں نے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ کل دوپہر کو، اور آج رات گونی مکلارنس نے اسے اپنے ہوٹل میں استقبالیہ دیا ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بہت سے خطرناک لوگ اینی پارکر کی یہاں آمد کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان میں سے چند افراد تو مستقل اس کے پیچھے لگے ہوئے کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھے۔ یہ سب اپنے اپنے طور پر بہترین منصوبہ بندیوں میں مصروف ہوں گے۔ گونی مکلارنس کسی حد تک سبقت حاصل کر گیا ہے، لیکن اس نے بدماشوں کی اصول پرستی کا بھی کسی حد تک خیال رکھا ہے۔ کیا سمجھے؟ اینڈریو مسکرایا اور میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بدماشوں کی اصول پرستی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ گونی مکلارنس نے اینی سے شناسائی کے لیے بہت پہلے سے کارروائی کی ہوگی۔ اس نے چند ایسے مقتدر یہودیوں سے رابطہ قائم کیا ہوگا جو اینی پارکر کے بہت قریبی شناسا ہوں گے، اور ان کے ذریعے ہی وہ اسے اپنے ہوٹل میں لانے میں کامیاب ہو سکا ہوگا۔ یہ پارٹی وہ کسی خفیہ مقام پر بھی دے سکتا تھا، میرا مطلب ہے کسی ایسی جگہ جہاں دوسرے لوگوں کا گزر نہ ہوتا، لیکن اس نے کھلے عام سب کو دعوت دی ہے، جس کا دل چاہے مقدر آزمائے۔ میرے خیال میں گونی کا یہ استقبالیہ ایک طرح سے دعوت جنگ ہے، اور بہرحال یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے۔ مجھے تم سے اختلاف ہے اینڈریو، میں نے کہا۔ کیا؟ اینڈریو قدرے چونک کر بولا۔ گونی مکلارنس نے یہ خفیہ استقبالیہ اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ ایک طبقہ تو اس کی اصلیت سے واقف ہوگا۔ اگر اینی پارکر کسی ایسی خفیہ دعوت سے غائب ہو جاتی تو گونی کو اپنی پوزیشن صاف کرنا مشکل ہو جاتا، اور ان حالات میں وہ صحیح سودے بازی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں مسٹر علی، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ شاید اینی پارکر اپنی اصل حیثیت سے یہ سفر نہیں کر رہی ہے۔ گونی اور دوسرے بدماش اصلیت سے واقف ضرور ہیں، لیکن اس کا اظہار ممکن نہیں ہے، اور وہ خود کو انجان رکھتے ہوئے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیاریاں، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مثلاً، میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس سلسلے میں کوئی بہتر پروگرام ترتیب دے لو۔ اینی پارکر کے قیام کی تفصیل نہیں مل سکتی۔ میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ان ابتدائی لمحات میں ہی ہو جائے گا۔ تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سب کچھ تم پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس بارے میں جو ضروریات ہوں گی میں انہیں پورا کرنے کا پابند ہوں گا، اینڈریو نے کہا۔ ریٹا ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اینڈریو نے اس کے اٹھ جانے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ البتہ میں ریٹا کی ذہنی کیفیت سے واقف تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ جو کچھ میں یا اینڈریو کریں گے، ریٹا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اب وہ اس تمام کارروائی سے متفق نہیں تھی۔ شاید وہ اینڈریو کی جانب سے بد دل ہو چکی تھی۔ تاہم میں نے اینڈریو سے اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ اچھی بات نہ ہوتی۔ اینڈریو کے بارے میں میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ 100% مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے، اور ریٹا جیسی لڑکیاں اس کے لیے ایک تفریح کی حیثیت تو رکھ سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر مغرب میں تو وفا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ریٹا کے بارے میں اسے کچھ بتانا خود ریٹا کے لیے خطرات مول لینا ہے، اور ریٹا سے میری کوئی پرخاش نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اینڈریو کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رخصت ہوتے وقت بھی اینڈریو نے ریٹا سے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی۔ ریٹا نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے ان نگاہوں پر توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں تو صرف عمل کر کے اپنی منزل کا حصول چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ منزل کے حصول میں بے شمار ریٹائیں میرے راستے میں آئیں گی، اور اگر میں ان میں سے کسی سے متاثر ہو گیا تو پھر میرا مقصد قبر کی گہرائیوں میں ہی دفن ہو جائے گا۔ گونی مکلارنس کا خوبصورت ہوٹل جگمگا رہا تھا۔ رات کے 10:30 بجے اینی پارکر، گونی مکلارنس اور دوسرے چند سفید فاموں کے ساتھ سکارا کے بینکویٹ ہال میں نظر آئی۔ اس ہال کو انتہائی حسین پیمانے پر آراستہ کیا گیا تھا۔ آرکسٹر نصف دائرے کی شکل میں سٹیج کے ایک سائڈ جمع ہوا ہلکی ہلکی دھنیں بجا رہا تھا۔ اینی پارکر بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا، اور اینی پارکر کے انداز سے ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ شاید ہوٹل کے وہ دوسرے حصوں میں وقت گزار چکی تھی اور کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔
रक्स के लिए मौसीकी शुरू हुई तो जोड़े उठ कर चौबी फर्श पर जाने लगे। इस मौके पर गोनी मकलानस ने अपनी अब तक की काविश का मुआवजा वसूल करने की ठानी और एनी पार्कर के करीब पहुंच गया। मैं नहीं जानता था कि एंड्रियो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं एंड्रियो के मुहैया किए हुए एक खूबसूरत लिबास में मलबूस रिनाल्ड के मेकअप में एक स्तून की आड़ में खड़ा हुआ था। मेरी उंगलियों में रिनाल्ड का पसंदीदा सिगरेट था और मैं उस सिगरेट के गहरे गहरे कश लगा रहा था और निगाहें एनी पार्कर और गोनी मकलानस के गिर्द चकरा रही थी। एनी पार्कर इस हंगामा खेज माहौल में बेहद खुश नजर आती थी। वो नहीं जानती थी कि उसके चारों तरफ बदमाश और खतरनाक मुजरिमों के गिरोह मौजूद हैं और ये खतरनाक लोग अपनी अपनी दोस्तों के साथ रक्स कर रहे थे। हाल में सफेद जैकेटों और सफेद पतलूनों में मलबूस बहरे फुर्ती से मेहमानों की तवाज़े करने में मसरूफ थे, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये बहरे गोनी मकलानस के खास आदमी हैं और चोटी के बदमाश हैं। इनमें कुछ खवातीन वेटर्स भी अपने फराइज अंजाम दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि इन तमाम अफराद में से कौन कौन मुझे रिनाल्ड की हैसियत से पहचानता है, मगर अभी तक किसी ने मुझसे हम कलाम होने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर तक मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मैं इस बात से खुद को बचा रहा था कि कोई मुझे रक्स की पेशकश करे, इसीलिए मैंने उस तून की आड़ का सहारा लिया था। अलबत्ता जब एक दराज कामत और दिलकश लिबास में मलबूस एक हसीन लड़की मेरी जानिब बढ़ी तो मुझे उस जगह से हट जाना पड़ा। उसके बाद मैं हाल से निकल आया और उस इमारत का जायजा लेने लगा। मैं होटल की पार्किंग लॉट में चला आया। मेरी गाड़ी उस मखसूस जगह पर खड़ी थी जहां मैंने उसे प्रोग्राम के मुताबिक खड़ा किया था। मैं नहीं जानता था कि एनी पार्कर के अगवा के सिलसिले में यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है, लेकिन बहर सूरत मैं पूरी तरह तैयार था। मैं दोबारा अंदर पहुंचा। रक्स का पहला राउंड खत्म हो चुका था। शायद दूसरे राउंड की तैयारियां की जा रही थी क्योंकि जोड़े 24 फर्श से वापस नहीं आए थे। इस बार भी शायद गोनी मकलानस एनी के साथ रक्स करना चाहता था क्योंकि वो उसके करीब ही मौजूद था और वो दोनों बातें कर रहे थे। बिलाखिर दूसरे राउंड के लिए मौसीकी शुरू हो गई और उसी वक्त दुबले पतले बदन का एक करख्त चेहरे वाला शख्स मेरे करीब से गुजरा और मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने उस शख्स को फौरन पहचान लिया क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर भी देखी थी और उन तमाम तस्वीरों पर दर्जशुदा नाम ज़हन नशीन कर लिए थे। उस शख्स का नाम कर्बी फोस्टर था। मेरे खुदा, तुम? वो रुक कर बोला। क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है डियर फोस्टर? मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे बारे में तो अजीब अजीब खबरें सुनने को मिली थी। मसलन मैंने उसे तीखी निगाहों से देखा। हम सब तो तुम्हारा ताज़ियती इजलास भी मुनक्कद कर चुके हैं, किसी कॉकटेल पार्टी में। मैंने मज़ीका खेज अंदाज में कहा। नहीं डियर रिनाल्ड, मजाक की बात नहीं है। हमें तुम्हारी मौत का बहुत रंज हुआ था। हमें से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने पूछा। ओ, यकीनन तुमने भी वो खबर नहीं सुनी होगी। दरअसल मेरा ग्रोह लंकास्टर के ग्रोह में जम हो गया है और अब हम दोनों के मफादात यकसा हैं। दरअसल रिनाल्ड, हैमर लंकास्टर का ग्रोह बेहद मजबूत हो गया था और मुझे आए दिन की खून रेजी पसंद नहीं थी। इस तरह काम करने से मौके ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये झगड़ा खत्म कर दिया। ये वाकई नई खबर है, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। तुम क्या कर रहे हो आजकल? फोस्टर ने सवाल किया। कोई खास काम नहीं, मैंने रस्मन जवाब दिया। मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि हैमर के ग्रोह में आ जाऊं, क्यों? मैंने उसका जुमला पूरा कर दिया। इसमें हर्ज ही क्या है? फोस्टर ने कहा। मगर एक मुर्दा शख्स को हैमर के ग्रोह में कौन सी जगह मिल सकती है? मेरी बात को मजाक मत समझो रिनाल्ड। हम लोगों ने यही सुना था कि तुम जापान में फंस गए हो और ख्याल था कि तुम वहां मारे गए हो।